हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेज। हम लोग पिछले क्लास में वीडियो में देखे क्या थे, फिजिक्स का हम लोग क्लास किए थे जिसमें हमने देखा था यंग का एक्सपेरिमेंट। यंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के व्यतिकरण का उन्होंने घटना वहाँ पे शो किया, वहाँ पे फिनोमिनन दिखाया गया। उस फिनोमिनन में आपने देखा क्या था, जिससे आपके सामने एक वीडियो शो हो रहा है। ये फिनोमिनन में आपने ये कंडीशन देखा था कि जब दो एक ही सोर्स से लाइट निकल के और किसी आर्टिफिशियल मेथड लगा के हम इसको अनदर दो सोर्स में बदल देते हैं तो ये लाइट आपस में सुपरपोज्ड होकर अध्यारोपित होकर ये क्या करते हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बनाते थे, है ना। डार्क, कहीं डार्क फ्रिंज, कहीं ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ऐसे ऐसे कंडीशन बनाते थे। आज का जो टॉपिक है ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर के बाद आप मतलब ये टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग लास्ट चैप्टर में चलेंगे। ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर होगा और आपका ऑप्टिक्स पूरी तरह से फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म होगा बाद में। पहले हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। और ये टॉपिक क्या है कि जो हम लोगों ने यंग के एक्सपेरिमेंट में हम लोग डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज पर है, उस डार्क फ्रिंज का या ब्राइट फ्रिंज का बीच का कुछ ना कुछ लेंथ रहा होगा। आपको पता है वो फ्रिंज का कुछ ना कुछ विड्थ रहा होगा, चौड़ाई रहा होगा। अगर डार्क बना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डार्क, है ना। ब्राइट बना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, तो ब्राइट का कोई चौड़ाई रहा होगा, ब्राइट फ्रिंज का भी कोई चौड़ाई रहा होगा, डार्क फ्रिंज का भी कोई चौड़ाई रहा होगा। यानी उसका विड्थ जो है, उसका जो चौड़ाई है वो मुझे आज फाइंड करना है। उसका एक फॉर्मूला मुझे जनरेट करना है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसके आधार पे हम उस फ्रिंज के विड्थ को पता कर सके। उस इंटरफेरेंस फ्रिंज भी उसको बोल सकते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज है, तो उसका हम लोग चौड़ाई आज पता करेंगे कि उसका एक फॉर्मूला क्या होगा जिससे कि हम उसके चौड़ाई को फाइंड कर सके। क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग उसका विड्थ होगा, अलग अलग चौड़ाई होगा, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा और काफ़ी बार आ चुका है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, सारे बोर्ड में ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो ये आपके लिए एग्जाम का, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1% होता है, काफ़ी मायने रखता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ईजी चीज़ है, बस ध्यान से देखना। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, है ना। तो अब क्या होता है, कैसे होता है, पहले तो मुझे एक फिगर समझना होगा। चलो फिगर समझते हैं। मान लो आपने यंग के एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना, क्या बताया गया था, एक सोर्स लिया था मैंने। इस सोर्स में मैंने एक स्लिट लेकर यहाँ से लाइट को पास करवाया था, याद है ये बात। फिर एक और मैंने एक स्लिट लिया जिसमें 2 होल की और यहाँ से मैंने लाइट पर पास करवाया। तो यहाँ पे 2 सोर्स का हमारा निर्माण हुआ, एक S1 और एक S2। मतलब एक ही सोर्स, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश जिसमें सिर्फ एक कलर है। अलग अलग कलर अगर हो जाएगा, 2 कलर का अगर कॉम्बिनेशंस का लाइट है या 3 कलर का है तो उसमें से अलग अलग वेवलेंथ के लाइट निकल सकते हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लाइट निकल सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही तरंग दैर्ध्य के लाइट निकले, तब इंटरफेरेंस का थ्योरी वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। तो इसलिए हमने एक सोर्स लिया और उसी सोर्स को एक मेथड्स लगा के मैंने एक समझो कि रोकने वाला कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिए जो अनट्रांसपेरेंट हो, आर पार न दिखे। उसमें मैंने 2 होल करके उस लाइट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास एक ही सोर्स के कारण 2 नए सोर्स प्रोड्यूस्ड हो गए, ठीक है। यानी इसको सेकेंडरी सोर्स माना जा सकता है। ये प्राइमरी सोर्स है, इसके कारण ये 2 सोर्स बने और फिर यहां से लाइट आगे जाएगा और स्क्रीन पर मुझे फ्रिंज प्राप्त होगा। तो हम यहां से आपको कहानी बताते हैं। 2 सोर्स जब बन चुका है, देखिए सपोज हम यहाँ पे एक सोर्स लेते हैं, ध्यान देना, एक सोर्स लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं S1। 2 सोर्स लेना है तो एक का नाम S1 रख लेते हैं और एक का नाम S2 रख लेते हैं। 2 सोर्स मैंने लिया, एक S1 एक S2, ध्यान से समझना। और ये दोनों जो सोर्स हैं, जो प्रकाश की स्रोत हैं, वो किसी एक स्रोत से होते हुए आ रही है, यानी उसी स्रोत के कारण ये दोनों पैदा हुआ है, ठीक है। अब देखो, मान लो यहां से लाइट चला, यहां ध्यान देना, बहुत मजेदार चीज है ये। 1 मिनट, चलो यहां पे आ गया।
वो सेम फेज डिफरेंट फेज, वो बात का कंडीशन देखेंगे। दो सोर्स, दोनों सोर्स में वेव इस तरह से चले और दोनों जाकर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, इस पॉइंट पर दोनों रे ऑफ लाइट सुपरपोज्ड हो गए, अध्यारोपित हो गए। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने एक सोर्स लिया, उस सोर्स से जब रे ऑफ लाइट निकली, प्रकाश की किरण निकली, तो मैंने एक डिवाइडर लगा के उसमें दो होल करके उस लाइट को दो अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसके कारण मेरे पास दो सोर्स प्रोड्यूस्ड हो गए, एक S1 और एक S2। ठीक है, इस अब S1 से जो निकलने वाली लाइट है रे ऑफ लाइट और S2 से जो निकलने वाली रे ऑफ लाइट है, दोनों जाकर एक पॉइंट पे सुपरपोज्ड हो गए, यानी उस पॉइंट पे P पॉइंट पे अध्यारोपित हो गए। अच्छा, जब ये अध्यारोपित हो जाएंगे, समझ रहे हो बात, जब ये अध्यारोपित होंगे तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे वो फ्रिंजेज पैदा करेंगे। समझ रहे हो बात, तो मान लो यहीं पे अपना स्क्रीन है, सपोज यही अपना स्क्रीन है और यहीं पे ये फ्रिंजेज पैदा किए। हालांकि थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए था, लेकिन यहां से भी समझ लो कि लाइट सुपरपोज्ड होके वहां पे एक फ्रिंजेस का निर्माण कर दिया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, एक स्क्रीन है जिसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस मान लो नेग्लिजिबल है, नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम जस्ट उसी के बगल में, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स भी तो छोटे छोटे होते हैं, वो इतना जल्दी जल्दी वो बना के और बहुत कम स्पेस में ही वो फ्रिंजेस को तैयार कर देंगे। तो लेकिन हम लोग डिस्टेंस लेके इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम लोग एक कल्पना कर लिए हैं, मान लिए हैं कि यहीं पे हमारा स्क्रीन भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये दोनों जो सोर्स मैंने लिया, इस दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d कर देते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहा होगा उसका। ये दोनों जो सोर्स आप लिए, दोनों सोर्स के बीच कुछ डिस्टेंस रहा होगा, तो इसके सोर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग स्मॉल d कर दिए। और ये दोनों सोर्स जो हैं, इससे स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन का डिस्टेंस हमने कैपिटल D कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस है ना, ये भी डिस्टेंस है, यानी दूरी है, तो दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, इंग्लिश में d होता है, इसलिए इसको भी, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दोनों को d से इंडिकेट किया। हालांकि हम स्मॉल d और कैपिटल D से इंडिकेट किया, आप d1 d2 कर सकते हो, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लेके। हमने स्मॉल d कैपिटल D ले लिया, बुक वगैरह यही लेता है तो हमने भी यही ले लिया। चलो ये हो गया। मैंने क्या बोला, दो सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल के P पॉइंट पे सुपरपोज्ड हो गए, दोनों सोर्स से, इस सोर्स से भी और इस सोर्स से भी, दोनों से सेम डिस्टेंस है इस स्क्रीन का d, कैपिटल D, और दोनों सोर्स के खुद के बीच का अपना जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। समझ गए यहां तक? अब आगे चलते हैं। अच्छा, मान लेते हैं इस दोनों के मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं, मिड में, क्योंकि हमको डेरिवेशन सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड टर्म लेना होगा कि हम इजी वे में सॉल्व कर सकें। इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने आसान करने के लिए इसको ऐसा कोई टर्म बनाया कि हम इन दोनों के बीच में, दोनों सोर्स के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया और उसका नाम S रख देते हैं। आप कुछ और रख सकते हो, जो आपकी मर्जी। हालांकि यहाँ S1 S2 था तो उसी के बेस पर हमने S रख दिया, आप कुछ और नाम भी रख सकते हो। और यहाँ से इस पॉइंट को मिला के इसका नाम रख देते हैं O। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, O। एस से ऐसे एक परपेंडिकुलरली लाइन इस स्क्रीन पर खींच लिए और उस पॉइंट का नाम O रख दिए, तो ये भी डिस्टेंस तो दी ही हो जाएगा। अच्छा, इस सोर्स से भी स्क्रीन पर एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हमको डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है, और इसका नाम हम लोग S2 है ना, तो इसका नाम O2 रख लेते हैं। ठीक है, O के बेस पर। और यहाँ से भी हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलरली इस स्क्रीन पर ड्रॉ कर देते हैं लंबवत, जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं O1, है ना, क्योंकि S1 है तो O1 रख दिया। आप कुछ और रख सकते थे, P1 P2 P3, जो आपकी मर्जी, ABCD कुछ भी रख दो। तो ये बन के तैयार हो गया अपना फिगर। इसी के बेस पर मुझे डेरिवेशन फाइंड करना है। फिगर आपका क्लियर है, डेरिवेशन आप बहुत इजी वे में कर लोगे। समझ गए यहाँ तक? वापस एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। दो सोर्स S1 S2, दोनों से रे ऑफ लाइट निकल के एक पॉइंट पर सुपरपोज्ड हो गया, एक पॉइंट पर अध्यारोपित हो गया। स्क्रीन जहां पे लगा है उस स्क्रीन से सोर्स का डिस्टेंस कैपिटल D, दोनों सोर्स के खुद का अपना का डिस्टेंस D, मैंने बीच में एक पॉइंट लिया S और मैंने इधर O1 O2 नाम रख दिया, यहाँ P नाम रख दिया। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये सोर्स और ये सोर्स के बीच का डिस्टेंस D है और ये जो बंदा है ये इसके मिड में है, तो पक्का ये वाला D/2 और ये वाला भी D/2 हो जाएगा। नहीं समझे? यहां से यहां तक का D है ना वैल्यू D, तो इसका आधा ही बीच में है तो ये आधा आधा भाग में बट गया,
तो d का आधा ही d/2 है, d/2 जैसे कि 4 रहता था 2 में बढ़ जाता, 6 होता था 3 में बढ़ जाता, 5 होता था 5/2 5/2 यानी 2.5 में बढ़ जाता। तो इसी तरह d था बीच में है तो d/2 में बच गया। अच्छा, ये जो मैंने s से ये परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करके मैंने o जो पॉइंट खींचा है, इस o से p का एक डिस्टेंस मान लेते हैं x। ध्यान देना ये क्या कहाँ का डिस्टेंस है, एस से, ये जो एस जो आपने कंसीडर किया माना है, बीच में अपने पॉइंट लिया है और उससे आप परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करके जो आपने ओ माना है, इससे वहां उस पॉइंट का जहां पे ये एक दूसरे में सुपरपोज्ड हुआ है पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को हमने x ले लिया और मान लो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन गया, हो सकता है डार्क फ्रिंज भी बने। अब ब्राइट फ्रिंज की कब बना होगा, जब दोनों रे ऑफ लाइट सेम फेज में मिला होगा, समान कला में, तो ब्राइट फ्रिंज बना होगा। और अगर वो डिफरेंट फेज में मिला होगा तो फिर डार्क फ्रिंज बना होगा। तो कुछ भी बने, कुछ भी, कोई ना कोई एक तो बना होगा, ब्राइट बना होगा, उसके बाद डार्क बनेगा, फिर ब्राइट डार्क, अगर डार्क बना होगा तो अगला ब्राइट बना होगा। मान लो ये ब्राइट बना है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेज का निर्माण हो गया, समझ गए। ये आपका फिगर तैयार हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशंस लेते हैं। सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, आपको इस दोनों स्रोत से, ध्यान दीजिएगा, अब आपको ज्यादा समझना है, इस दोनों सोर्स से रिलेटेड आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है इस दोनों सोर्स से रिलेटेड। चलो निर्माण करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास समकोण त्रिभुज ये दिख रहा होगा, S1 से रिलेटेड समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल यही दिख रहा है, देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, एक एंगल 90 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल S1O1P, S1O1P, ठीक है, यानी हिंदी में त्रिभुज S1O1P में, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में लिख लेगा, हिंदी वाला बच्चा हिंदी में लिख लेगा, समझ गए यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। जब ये आप लिख लिए तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपने यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कर सकते हो ये, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चा ये जानता है। अच्छा, अब हमको जल्दी से बताइए कि इस त्रिभुज में एच कौन है, हाइपोटेनस यानी कर्ण ये है ना, तो हम लिख दे S1P स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी एंगल पे डिपेंड करता है, कोई भी मान लेते हो, मान लो इसी को मान लेते हैं, ठीक है, या इसको भी इसी को मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 तो फिक्स है। तो अगर ये 90 है तो यहाँ ये हाइपोटेनस होगा 90 के सामने, लेकिन परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है एंगल पे। अगर हम इस एंगल का बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिर ई बेस, और अगर इस एंगल का बात कर रहे हैं तो फिर ई परपेंडिकुलर और ई बेस, यानी जिस एंगल का बात करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई एंगल शो नहीं हुआ है, तो आप किसी को भी मान लो। चलो, तो हम इसको मान लेते हैं S1O1 स्क्वायर, S1O1 स्क्वायर, और इसको बेस मान लेते हैं। आप वैसे भी मानते तो क्या दिक्कत है, आप इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, क्या दिक्कत है ना, क्योंकि जुट रहा है, घटता तो दिक्कत था, जुट रहा है 2 + 3 कर दो, 3 + 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाव में फर्क पड़ जाता है, 2 - 3 और 3 - 2 में फर्क पड़ जाता। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले लिए। चलिए आगे, अब आप हमको S1P का तो वैल्यू पता ही नहीं मुझे, देखो S1P का वैल्यू मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन S1O1 का पता है मुझे वैल्यू, S1O1 स्क्वायर है, हालांकि S1O1 देखो स्क्वायर तो बाद में, S1O1, तो S1O1 ये है डिस्टेंस, और इसको हमने माना था D। दोनों सोर्स से आपने डिस्टेंस स्क्रीन का कितना माना था, D, तो ये डिस्टेंस ही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं D, और स्क्वायर है तो D स्क्वायर चढ़ा दिया, क्लियर। अब आगे PO1 का भी वैल्यू नहीं पता मुझे, देख लो कहाँ पता है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का है, इसका मुझे वैल्यू चाहिए PO1 का। एक काम करते हैं, x में से इसको घटा देते हैं, नहीं समझे, अगर हम इस पूरे वैल्यू में से ये घटा दे, इस पूरा में से अगर ये घटा दे तो ये निकल जाएगा, समझ लो बात, इस पूरे में से अगर ये घटा दे तो ये निकल जाएगा ना, यही ना मुझे चाहिए। तो ये पूरा है x, इस पूरे x में से D/2 घटा दे,
ठीक है, तो ये निकल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस d/2, तो वो वैल्यू आ जाएगा और इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि ये तो आपने PO1 का वैल्यू लिखा है x माइनस d/2 और PO1 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाओगे। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसको एक स्टेप तोड़ देते हैं, S1P स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू d/2, 2 इंटू एक्स इंटू d/2 अब प्लस b स्क्वायर, तो d/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? यानी S1P स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल तो बचेगा माइनस एक्स डी, बचेगा माइनस एक्स डी प्लस ये कितना बच जाएगा तो d²/4 बचेगा ना। ये आपका बन गया एक सोर्स से रिलेटेड पहला स्टेप। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप में। पहले सोर्स से आपने राइट एंगल ट्रायंगल निर्माण किया, उसी तरह सेकेंड सोर्स से भी राइट एंगल ट्रायंगल निर्माण करो। तो सेकेंड सोर्स से राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज। नाम रखो S2O2P। अब यानी इंग्लिश में नाउ, हिंदी वाला बच्चा लिखेगा अब, ठीक है। ट्रायंगल S2O2P, S2O2P इन हिंदी वाला ट्रायंगल S2O2P में, हिंदी वाला सिर्फ हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में लिखेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें भी वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये तो 10th क्लास से ही करते आ रहे हैं या शायद उससे भी पहले। अब देखिए हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस यही होगा जिसका नाम है S2P, वहाँ था S1P, यहाँ है S2P का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं, मान लो परपेंडिकुलर S2O2, सब तो समझा दिया आपको। S2O2 स्क्वायर हो जाएगा और बेस हो जाएगा PO2 स्क्वायर, PO2 स्क्वायर, ठीक है। तो S2P स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखो S2O2 का वैल्यू D है, कैपिटल D, तो D स्क्वायर, PO2 का वैल्यू नहीं पता, देखो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कहाँ पता है, तो x यहीं तक है, यहाँ तक तो पता है ना। अगर हम x में d/2 जोड़ दें, यहाँ घटाए थे ना, यहाँ जोड़ेंगे, देखो अगर हम इतना में, इतना का वैल्यू पता है ना x, अगर हम इसमें इसको जोड़ दें, इसमें ध्यान देना, हम यहाँ से यहाँ में ये वाला पूरा वैल्यू में अगर इसको जोड़ दे, यहाँ से यहाँ में ई जोड़ दे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक है x और ये है d/2, x में d/2 जोड़ देंगे तो x प्लस d/2 को जोड़ दिए, वहाँ पे घटाए थे, ठीक है। यहाँ निकालते हैं आगे, S2P स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, आप डायरेक्ट सॉल्व, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको तो सॉल्व करना आता है। एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिए, जो ये न लिख के डायरेक्ट यहाँ से लिख दिए, ये आ जाएगा। तो मेरा आधा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अगर आपका यहाँ तक क्लियर है तो समझो ये डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है, 5 मार्क्स आ जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ तक छोड़ते हैं। अच्छा, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन आपको ये पहले टॉपिक का नाम लिखना है, फिर डिस्प्ले पे जो शो कर रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, पहले वो लिखना है, और उसके बाद ये जो बोर्ड पे उतारा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद ये लिखना है, जो डिस्प्ले पे शो कर रहा था उसको पहले ये टॉपिक, फिर डिस्प्ले पे जो शो कर रहा था वो, और फिर ये वाला, ठीक है। उसके बाद आगे। तो चलो हीरो लोग, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए इस टॉपिक को। अब आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हम इस फिगर को छोड़ दिए, नहीं मिटाए हैं, क्योंकि ये फिगर अभी काम आने वाला है। और ये 2 टॉपिक को मैंने छोड़ दिया है, जो आपने लास्ट में इस ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल S1 और S2 से रिलेटेड जो आपने ट्रायंगल बना के जो वैल्यू निकाला, वो हम आपके सामने रखें, क्योंकि अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये सामने रखें, फिर यहाँ पे लिख के उसको डिलीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब नाउ, फिर अब यानी नाउ। अब मुझे क्या करना है, आपने पढ़ा था पाथ डिफरेंस, याद है? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, पथांतर और कालांतर। तो पाथ डिफरेंस, ठीक है, यानी हिंदी वाले बच्चा लिखेंगे पथांतर। पथांतर का मान, यहाँ पे पथांतर का मान क्या है, ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। पथांतर का वैल्यू निकालने के लिए आप यही सोचोगे कि ये इस रास्ते से गया, यहाँ तक पहुँचा,
और ये इस रास्ते से गया यहाँ तक पहुँचा। तो इसके बीच में अगर मान लो इस दोनों लाइन को सीधा किया जाए, सपोज अगर S1P और PS2, इस दोनों लाइन को अगर उठा के सीधा किया जाए तो ऐसा कुछ बनेगा, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को। तो इसके बीच में पाथ का डिफरेंस यही ना है, नहीं समझे? इस पूरे में से अगर हम इसको घटा दें तो पता चल जाएगा कि S1 और S2 एक दूसरे से कितना दूर है, यही ना, पाथ डिफरेंस कितना दूर है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। इसको कैसे निकाले? तो इस पूरा में से अगर हम ये घटा दें तो ये निकल जाएगा। तो ई घटाओ या ई घटाओ दोनों सेम है, तो इस पूरे में से हम इसको घटा दिए, ये वैल्यू निकल जाएगा, तो हमको पथांतर निकल जाएगा। हालांकि आप समझिएगा, बाद में हम आपको तुरंत अभी बताएंगे कि S1 और S2 को हम लगभग बराबर ही मानते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग होता है, पॉइंट इधर उधर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, हल्का ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ तो है ज़्यादा। तो हम इसके पथांतर को कैसे निकालेंगे? S2P में से S1P निकाल देंगे। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो पाथ में डिफरेंस निकल जाएगा, पथांतर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ऐसे निकालना होता है S2P माइनस S1P पथांतर निकालने के लिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमें पथांतर यानी पाथ डिफरेंस का वैल्यू निकालना है तो मुझे S2P और S1P का वैल्यू चाहिए। किसका किसका वैल्यू चाहिए? S2P और S1P। अगर S2P में से अगर S1P को अगर हम घटा दें, S2P में से अगर S1P को अगर घटा दें तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे S2P का वैल्यू ही नहीं पता है, मुझे पता है S2P स्क्वायर का वैल्यू, मुझे S1P का वैल्यू भी नहीं पता है, मुझे S1P स्क्वायर का वैल्यू पता है। तो जब तक ये टॉपिक सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा नहीं, तब तक तो ये नहीं बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा लोचा है इसको बनाने में। आप सोचोगे कि स्क्वायर हटा देना, स्क्वायर को उधर ले जाके रूट कर देते हैं, है ना, रूट अंडर। तो मान लो S1P का स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट अंडर इतना, और S2P का स्क्वायर रूट अंडर इतना। अब रूट अंडर इतना में से रूट अंडर इतना घटाओगे, अब सॉल्व करोगे, बताओ ना इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? रूट अंडर इतना, रूट अंडर मान लो ये जो भी है ये वाला, तो ये रूट माइनस रूट दोनों एक जैसा होता तो जीरो भी हो जाता, दोनों अलग अलग है तो विदाउट रूट तो कट भी जाता। अभी रूट है तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदलेंगे। मुझे S2P और S1P करने के लिए हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। जो आपने स्क्रीनशॉट लेके लिखा था वहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड कर लेना। और पथांतर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फ्रॉम, मुझे ये करना होगा। ठीक है, यानी इक्वेशन यानी समीकरण, हिंदी वाला बच्चा ऐसे लिखेगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, चलो घटाते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ घटाते हैं, राइट को राइट के साथ। तो देखो 2 में से फर्स्ट को घटाना है ना, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, तो S2P के स्क्वायर में से S1P के स्क्वायर को घटा देते हैं। अब चलो इसमें से इसको घटाना होगा, राइट साइड को भी घटाओगे ना। चलो पहले इक्वेशन सेकंड को लिखना है ना, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से मैंने उतार दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट लेंगे क्योंकि साइन चेंज होगा। अब ये वैल्यू उतारना है, चलो उतारो, डी स्क्वायर एक्स डी और प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, मैंने ये वैल्यू उतार लिया। अभी सबको हटा देते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बनाते हैं। S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर, साइन चेंज होगा ना ब्रैकेट हटने के बाद, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स डी और माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर बाई 4। यानी जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस। अब कुछ ना कुछ कटना चाहिए। S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये प्लस माइनस, डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, दोनों प्लस में ही तो जुटेगा। ऐड करेंगे XT प्लस XT यानी 2XT। ठीक है, और आगे चलते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फॉर्मूला होता है A माइनस B
इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 2xt। समझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये तो था ना, ये इसको a मान लो तो a स्क्वायर, इसको b मान लो तो b स्क्वायर, इस पर मैंने तोड़ दिया। अब देखो मुझे यही ना चाहिए था, पथांतर S2p में से S1p को घटा के वैल्यू चाहिए था, तो हम S2p माइनस S1p को इधर ही छोड़ देते हैं और उधर बचा हुआ है 2xd ना, और इसको उधर ले जाते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ क्योंकि ब्रैकेट है दोनों में, तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, S2p माइनस S1p का तो वैल्यू निकल गया, सिंपल सा बात था। मैंने एक ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दो इक्वेशन बना दिए, दोनों इक्वेशन को हम घटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, मेरा ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड टर्म लेना है, यहाँ से थोड़ा हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो कैसे समझते हैं वो देखो, ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या बोला था कि S2p और S1p में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन S1p और S2p को लगभग लगभग बराबर मान सकते हैं, लगभग थोड़ा सा माइनर अंतर होता है। ये दोनों लाइन को अगर सीधा किया जाए, हमने तो डिस्टेंस करके बनाया है, हालांकि दो सोर्स के बीच का तो इतना भी डिस्टेंस नहीं होता है, काफ़ी कम डिस्टेंस रखना होता है बीच में, जो आप यंग्स एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स भी तो इतने छोटे छोटे हैं कि वो तो आपको दिखेगा भी नहीं, तो उसके बीच का साइज बहुत कम होता है। तो मान लो कि अगर ये सोर्स यहाँ बना दे और यहाँ से अगर ऐसे बना दे तो यही कंडीशन होगा, लेकिन S1 और S2 में माइनर चेंजिंग आएगा, माइनर डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस S2 को अगर यहाँ बना दे फिर बीच में S रखे तो ये फिगर आपको समझ में नहीं होगा, क्योंकि फिगर ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फिगर को बड़ा करके इसलिए बनाया जाता है। हालांकि होता तो इतना ही कम डिस्टेंस पे है, क्योंकि लाइट के रे ऑफ लाइट जो है, जो पार्टिकल्स के फॉर्म में चल रहे होता है भी तो वो बहुत छोटा, तो उसके बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं रखना होता है। अगर डिस्टेंस अगर काफ़ी ज़्यादा रख दिया जाए, पता चले लाइट एक पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं, लाइट अलग अलग से निकल गया, जहां पर्दा रखे वहां पे पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए एक लिमिटेड डिस्टेंस पे रखना होता है। लेकिन अपने पास मजबूरी होता है स्टूडेंट को समझाने के लिए कि डिस्टेंस ज़्यादा करना होता है, तो ये इसीलिए हम लोग दूर बना देते, होता हालांकि नज़दीक नज़दीक है। तो S1p और S2p लगभग हम यहाँ पे बराबर मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, इस वैल्यू को निकालने के लिए एक छोटा सा टर्म बनाया गया है। तो बहुत जगह ऐसे ऐसे होते हैं जहां अनुमान लगाया जाता है, जहां कल्पना करके उस चीज़ को माना जाता है। तो यहाँ भी हम S2p और S1p को लगभग मान लिए हैं कि वो बराबर है। अच्छा, और S1p और S2p अगर दोनों को अगर हम बराबर मान ले तो इसका वैल्यू हम लगभग D के बराबर मान लेते हैं। ये हम आपको जो डिस्प्ले पे जो हम लिखने के लिए दिखाए थे वो हम आपको शो करके बताएंगे। वहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि S1p S2p ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग सेम होगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस D के लगभग भी बराबर होना चाहिए। यानी फिगर एक्चुअल में ऐसे होता है, देखो S1 यहाँ, ठीक है, ये स्क्रीन, और S2 यहाँ, ठीक है, और ये हो गया डिस्टेंस D। तो मान के चलो S1 और S2 के बीच में थोड़ा सा का अंतर है माइनर, तो उसको हमने एग्जैक्टली बराबर नहीं बोला है, लगभग मैंने देखो लगभग अप्रॉक्स का साइन दिया है कि लगभग उसको हम बराबर मान लेते हैं कि होता ही है लगभग थोड़ा का चेंजिंग होता है लेकिन लगभग बराबर होता है। और इस लाइन और इस लाइन में अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये भी उसके लगभग बराबर हो सकता है। सिर्फ अप्रॉक्स, लगभग हम सब कल्पना कर रहे हैं, सब हाइपोथेटिकल है, माना गया, ऐसा कल्पना किया गया है कि मान लो ऐसा बराबर होता है कि नहीं, आई डोंट नो, बस माना गया, हाइपोथेटिकल है, माना गया, बहुत सारे चीज को हाइपोथेटिकल समझा गया, सिर्फ कल्पना किया गया है कि ऐसा होता है। तो ऐसे हमने मान लिया कि ऐसा होता है और उसका वैल्यू लगभग D के बराबर। और यहाँ आप गलत नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर आप बोल दिए कि एग्जैक्टली ये सब बराबर है आपस में एकदम पूर्ण रूपेण, तो फिर ये गलत है। हमने लगभग बराबर माना कि हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर वैल्यू में चेंजिंग होगा, लेकिन लगभग बराबर है। तो इस कंडीशन पे S2p माइनस S1p बराबर 2xd, S2p और S1p को हम 2d लिख सकते हैं कि नहीं,
कारण S2P का भी वैल्यू लगभग D के बराबर, S1P का वैल्यू लगभग D के बराबर, तो D प्लस D 2D, तो इससे कट जाएगा, बन जाएगा S2P माइनस S1P इक्वल टू XT अपॉन कैपिटल D, और ये बन के तैयार हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, ये फिगर तो आप पहले ही बना चुके हैं, आपको फिगर के बाद जो आपने पिछला स्क्रीनशॉट लिया था उसके बाद आपको यहां से उतारना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बस अब हो चुका है, 5 मार्क्स आपका हो चुका है, वहां तक तो आप कर लिए थे, उसके बाद घटा के ये रिजल्ट देना है, और इसके बाद हमको इसका थ्योरी लाना है, क्योंकि ये मुझे निकल चुका है, ये निकल गया है ना। लेकिन आपने पढ़ा था कि जब इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है ना व्यतिकरण, तो इंटरफेरेंस का 2 पार्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यानी रचनात्मक और विनाशी। तो रचनात्मक और विनाशी दोनों कंडीशन को लाते हैं इसके बेस पे, ठीक है, और फिर बस कहानी खत्म हो गया, समझ गए। चलो जल्दी से, तो चलो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, हम लोग केस तैयार करते हैं। वो थ्योरी जो मैंने अभी तक लाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने उसको मिटाया नहीं, लास्ट में मिटाएंगे। चलिए देखिए, अब सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा के लिए क्या होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा, आपने इसमें पाथ डिफरेंस पढ़ा था, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर का मान। आपने क्या पढ़ा था कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान हमेशा क्या होना चाहिए, तो 2n इंटू लेमडा बाई 2। अब भूल मत जाना, ये मैंने पढ़ाया था कि पथांतर यानी पाथ डिफरेंस का मान, पथांतर का मान लेमडा बाई 2 का सम गुणज होना चाहिए, यानी इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। ये आपने इसेंशियल कंडीशन पढ़ा था ना, 4, जो एक बड़ा सा थ्योरी आया था, लास्ट में एक बॉक्स बना के इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, यानी सम गुणज और विषम गुणज का पथांतर और कलांतर, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का टॉपिक बताया था। तो ये तो आपने पढ़ा था 2n इंटू लेमडा बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब जल्दी से हमको ये बताइए कि इस फिगर में पथांतर क्या है, S2P माइनस S1P, इसमें से इसको घटा देंगे, पथांतर निकल जाएगा। तो S2P में से S1P को घटा दिए, पथांतर यानी पाथ डिफरेंस निकल गया। अच्छा, जिसका वैल्यू कितना है, 2n इंटू लेमडा बाई 2। नहीं समझे, पाथ डिफरेंस के जगह पर हमने S2P माइनस S1P लिख दिया, और ये तो होता ही है 2n इंटू लेमडा बाई 2, इसेंशियल कंडीशन है। और S2P और माइनस S1P का इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू यहाँ पे निकाला था इक्वेशन थर्ड में। S2P माइनस S1P कितना, XD बाई कैपिटल D इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2। कहाँ से, तो इक्वेशन 3 से, यानी इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, हिंदी लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, यानी फ्रॉम थर्ड। अब अच्छा, ये हो गया। जल्दी से हमको यहाँ x का वैल्यू निकाल दो, चलो निकालो। तो 2n इंटू लेमडा बाई 2 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी, ये नीचे वाला D ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, उस तरफ जाके 2 से 2 कट गया, x बराबर n इंटू डी लेमडा बाई डी, या लेमडा डी बाई डी जो बोलो। तो D आगे लिख दिया, लेमडा पीछे लिख दिया, डी लेमडा बाई डी। ये पढ़ना आसान लग रहा है, ये हो गया। ये x का वैल्यू कहाँ से निकला, तो जो आपने पॉइंट बीच में माना था, दोनों सोर्स के बीच में, उससे आपने एक लंबवत परपेंडिकुलरली लाइन O पॉइंट पे खींचा था, और इससे जहाँ पे दोनों लाइट मिलता था, रे ऑफ लाइट, उस पॉइंट का डिस्टेंस x था। ठीक है, अब मान लो इस जगह पे ब्राइट फ्रिंज बना है, ठीक है, इस जगह पे क्या माना है, ब्राइट फ्रिंज। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये ब्राइट फ्रिंज है, सपोज मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, उसके बाद डार्क फ्रिंज है, ऐसे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको ब्राइट, तो इसको कलर नहीं करते हैं, तो उजला उजला लग रहा है तो ब्राइट हो गया, और ये ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, तो ये मतलब ऐसे ऐसे बनता था ना, ब्राइट डार्क, ऊपर नीचे जाने ले जाओ, ऊपर हम लोग मान ले चलते हैं। तो ध्यान देना, इससे इस ब्राइट का, ये ब्राइट है और ये डार्क है, फिगर तो आप बना लियो, तो हम फिगर गैदरिंग भी करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्राइट है, इस पॉइंट से इस ब्राइट का जो डिस्टेंस है, ध्यान देना, इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, तो वो x है। इस पॉइंट से O से ब्राइट तक का डिस्टेंस x है। ठीक है, अच्छा,
मान के चलो यहाँ पे n क्या है, यही समझना है, फॉर्मूला हो चुका है साबित, बस हो चुका है और आप कर भी लोगे। हम n का वैल्यू, n जरूर ये रहा होगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी n इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या हो सकता है, 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। अगर मुझे x1 का वैल्यू चाहिए, ध्यान देना, x1 का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये x है तो ये x1 हो जाएगा, फिर x2, मान लो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट x है, x, ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट x था, और यहाँ से यहाँ तक x1 मान लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक x2, फिर एक और फ्रिंज होगा वहाँ से वहाँ x3, फिर एक और फ्रिंज होगा यहाँ से वहाँ तक x4, फिर x5, x6, x7, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान से समझो ये बात, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको x1 मान लेते हैं, और अगर x1 मान लेते हैं, यानी कि पहले फ्रिंज का बात कर रहे हैं, चाहे वो डार्क हो या ब्राइट हो, लेकिन पहले फ्रिंज का बात कर रहे हैं, तो अगर हम n का मान 1 रखें तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा d लैम्डा बाई डी, ठीक है। और एंड x2 का बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ x1 और यहाँ से यहाँ, यानी इस फ्रिंज तक का डिस्टेंस, इस फ्रिंज तक का डिस्टेंस x2, ठीक है। तो x2 अगर निकाले, x2 तो n के जगह 2 रखना होगा, तो आ जाएगा 2d लेमडा बटा में d। क्लियर, समझे? वापस फिर से मैंने क्या बोला, यहां से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो x है, यहाँ जो पहला फ्रिंज बना उसका डिस्टेंस x1, दूसरा फ्रिंज तो यहाँ से वहाँ x2, फिर तीसरा फ्रिंज बनेगा उसका डिस्टेंस x3। मैंने 2 निकाला, x1 और x2, 2 फ्रिंज का वैल्यू। हमने क्या बोला कि टॉपिक का नाम क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। तो चौड़ाई, अगर हम ध्यान देना, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है x2 ऊपर से सेकेंड वाले से, और यहाँ से ये फर्स्ट वाले से वैल्यू है x1। तो अगर हम इस x2 में से, ध्यान देना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे x2 में से अगर हम x1 घटा दें, इस पूरे x2 में से अगर हम इस x1 को घटा दें तो ये वैल्यू मिल जाएगा क्या, देखो x2 में से x1, यहाँ से सब नापना है, तो यहाँ से यहाँ x2 इस पॉइंट तक और यहाँ तक x1, तो इस पूरे x2 में से अगर e घटा दे तो ये निकल जाएगा। और यही तो टॉपिक था, फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द फ्रिंज। मुझे चौड़ाई निकालना था, तो मुझे घटाने के बाद ये जब मिल गया, यानी इसका चौड़ाई मिल गया, और सब तो इक्वल ही बना होगा, तो इसका अगर चौड़ाई मिल गया तो सबका चौड़ाई मुझे मिल गया, ठीक है। यानी कि हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, सो फ्रिंज की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज इक्वल टू x2 में से x1 घटा दें, x2 में से x1 घटा दें, ठीक है। क्या बनेगा, ऐसे घटा लेते हैं, 2d लेमडा में से d लेमडा घटा दो, 2d लेमडा में से एगो d लेमडा बाई d घट जाएगा, 2d लेमडा बाई d है, सॉरी, 2d लेमडा बाई d में से अगर एक d लेमडा बाई d घट जाएगा तो एक फिर से d लेमडा बाई d बच जाएगा, 2 में से 1 घट रहा है तो रिजल्ट भी आ जाएगा d लेमडा बाई d, ठीक है। और इसको हम शो करते हैं बीटा से, बीटा, तो बीटा इक्वल टू d लेमडा बाई d, ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। और इस एक्सरसाइज में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मूला के बेस पे करेंगे, बाकी कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला, यही फॉर्मूला, बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी। जब याद रखना कि जहां कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी है सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस, यानी सोर्स से पर्दे का, स्रोत से पर्दे का दूरी, और कैपिटल डी, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस, ये आपको याद रखना होगा तब ना आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे। और लेमडा क्या हो, तो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया, यानी फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है डी लेमडा बाई डी, ऊपर कैपिटल डी, नीचे स्मॉल डी, डी लेमडा बाई डी, जहां कैपिटल डी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है, स्मॉल डी दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, लेमडा वेवलेंथ होता है। तो ये हो गया। अब आप सोचोगे कि आप x1 x2 से क्यों लिए, आप कोई भी ले लो ना, x1 में से x1 x2, आप x2 और x3 ले लो, समझ रहे हो बात। अगर मान लो जैसे देखो
कोई जरूरी नहीं कि x1 में से x2 ही घटा है, ये ठीक है, ये चलो ऐसा ले लेते हैं। ये मान लो पहला फ्रिंज है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। यहाँ पॉइंट ओ ले लिए, इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x1, ठीक है, और इसका डिस्टेंस x2, इससे माप लिए। तो इस x2 में से x1 घटा दिए तो ई वाला निकल जाएगा, चौड़ाई तो पता चल गया। अच्छा, तुम x1 x2 ना घटा के तुम x2 और x3 घटा दो, यहाँ तक x2 हो जाएगा और यहीं से यहाँ तक x3 हो जाएगा ना। तो इस x3 में से x2 घटाओगे तो फिर से चौड़ाई निकलेगा, किसी से घटाओ तो ना, कोई भी दो कंटिन्यूअस वाले फ्रिंज का जो वो ब्रीथ लेंथ है उससे घटा लो तो आ जाएगा। तो तुम x2 माइनस x1 करो, x3 माइनस x2 करो, x4 माइनस x2 करो, इनफाइनाइट तक कर दो, तो हर जगह वही सिचुएशन आने वाला है। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका यही रहेगा, d लैम्डा बाई डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी रचनात्मक क्या है, अब हमको बनाना है विनाशिक यानी डिस्ट्रक्टिव का। क्या डिस्ट्रक्टिव के लिए यही फॉर्मूला होगा? ऑफ कोर्स यही फॉर्मूला होगा। फ्रिंज की चौड़ाई का ही फॉर्मूला ये होता है, व्यंजक का यही फॉर्मूला होता है, d लैम्डा बाई डी। उसके लिए भी यही आएगा, तो हम उसमें दिखाते हैं कि इतना आता है फॉर्मूला कि नहीं, ठीक है। चलो तो फाइनली अब लास्ट ले लेते हैं, केस 2 था ना ये, विनाशी। अब फिगर का काम नहीं इसलिए मिटा दिए, व्यतिकरण के लिए यानी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अब तो आप समझ गए हो। इसका मान होता है, वहाँ सम गुणज होता था ना, इवन मल्टीपल, यहाँ होता है विषम गुणज, ऑड मल्टीपल पढ़े थे ये। अच्छा, इसको हम लिखे S2P माइनस S1P 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, और इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे XD बाई डी, है ना, जिसको इक्वेशन 3 माने थे, और 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, ठीक है। अब देखिए, अगर x का वैल्यू निकालें तो ये d ऊपर चला जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू डी लेमडा बाई 2d। नहीं देखो, d ऊपर चला जाएगा तो d लेमडा, ये वाला d नीचे चलाएगा तो 2d। अच्छा, जहाँ वेयर n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो 5 ही ले लेते हैं, डॉट कर देते हैं। अब देखिए, अब x1 पहला फ्रिंज है ना, x1 अगर पहला फ्रिंज का बात करें तो यहाँ n के जगह, समझ रहे हो ना, x1 का मतलब पहला फ्रिंज, तो n का मान 1 रखेंगे, तो n का मान जैसे ही 1 रखेंगे, ध्यान देना, n का मान क्या रखें, 1, ठीक है। तो जैसे ही अगर यहाँ 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3d लेमडा बाई 2d, नहीं ये तो 3 हो जाएगा ना n का वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है। अच्छा, और एंड x2 का अगर वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 1 5, यानी हो जाएगा 5d लेमडा बट 2d। सॉल्व करके फिर फाइनली मुझे फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है ना, फ्रिंज की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज, जिसको बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। सीधा सीधा निकाल लेते हैं x2 माइनस x1, चाहे यहीं लिख लेते हैं x2 माइनस x1, और अगले बार इसको बीटा लिख देते हैं। x2 में से x1 घटाओ, देखो 5d लेमडा बाई टी में से 5d लेमडा बाई डी बटा 2d में से 3d लेमडा बाई डी 2d घटा देते हैं, क्या आएगा 2d एलसीएम, तो ये इतना माइनस इतना, तो 5 में से 3 घट के 2d लेमडा, 2 से 2 कट जाएगा, बीटा बराबर d लेमडा बाई डी। यही तो आपने पढ़ा था। आप किसी और भी दो x3 का निकाल लो
तो x3 में तो 7 हो जाएगा, अगले बार 7d λ/2d। तो x3 में से x2 घटा होगा तो 7 में से 5 घट के 2 हुआ, फिर 2 से 2 कट के रिजल्ट आ जाएगा। तो हर एक अल्टरनेट मतलब एक दूसरे कंटिन्यूअसली एक दूसरे में घटाते जाओ तो वही रिजल्ट आ जाएगा। और यही है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, यानी विद ऑफ फ्रिंज। तो इस पर ये काम का चीज़ है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आएगा और ये 5 नंबर का टॉपिक भी है, ठीक है। तो हम जितना आपको समझाए वो आपको समझाना थोड़े, आपको बस प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन आपको बताया गया आज इसको उतारिए स्क्रीनशॉट लेके और जल्द ही तुरंत खुद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इसी के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और ये तो 5 मार्क्स का खुद है। तो आपको खुद से पहले स्क्रीनशॉट लेके उतारना है, उसके बाद आपको खुद से रफ कॉपी में इसको बनाना है। ना बने फिर से देखो वीडियो फोटो और फिर से उसको बनाओ, लेकिन इसको कंप्लीट कर लो प्लीज़। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो प्लीज़ इस टॉपिक को कंप्लीट करो, ये काफ़ी काम का चीज़ है। स्क्रीनशॉट ले लो और एक और चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ, ठीक है, d लेमडा और d क्या है ये आपको लिखना है। समझ गए? d क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू स्क्रीन, यानी स्रोत से पर्दे तक की दूरी, यहाँ लिख लोगे। लेमडा क्या है? प्रकाश के किरण की तरंग दैर्ध्य, यानी वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट। स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ सोर्सेज, यानी दोनों स्रोत के बीच की दूरी लिख लोगे। न्यूमेरिकल्स क्यों बने? तभी बन पाएगा जब ये सब पता हो कि हम किस डी के जगह पे कौन सा वैल्यू रखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, अपना टॉपिक कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।